नमस्कार मित्रगण, स्वागत है सबका ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के गणित के सवालों को देखते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे गणित के विषय से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 151 नंबर में है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, दूसरा ऑप्शन में दिया है जोड़ का सहचर्य नियम, और तीसरा ऑप्शन में दिया है जोड़ का वितरण नियम, और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो a प्लस बी बराबर फिर b प्लस ए, यानी कोई भी संख्या उल्टा सीधा जोड़ने से क्या होता है? समान होता है। कोई भी मान लीजिए कि संख्या रहेगा, तो कोई भी संख्या हो, अगर जैसे कि मान लिया 4 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 4, ये दोनों से क्या होगा? समान होगा। कोई भी संख्या सीधा तरफ और उल्टा तरफ जोड़ने से क्या होता है? मान जिसका समान होता है उस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय कहलाता है। ये योग का क्रम विनिमय होगा। 4 प्लस 3 बराबर 7 हुआ, और 3 प्लस 4 बराबर भी क्या होगा? 7 होगा। तो ये योग का क्रम विनिमय होगा, और योग संख्या कोई भी परिमेय संख्या योग का क्रम विनिमय गुणन का भी क्रम विनिमय होता है। तो योग का ये क्रम विनिमय होगा क्योंकि योग के रूप में है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, यह कथन का समीकरण है। तो किसी संख्या में, तो संख्या हमें पता नहीं है, तो माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा? माना कि संख्या बराबर x हो गया। माना कि संख्या बराबर क्या? x। तो किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, तो यह कथन का समीकरण है। तो इससे क्या समीकरण बनेगा? तो माना कि संख्या बराबर x हुआ, तो प्रश्न से तो जो संख्या है उसमें से 10 जोड़ा जाता है, तो x है, x में से 10 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? बोला गया है 20। संख्या कितना है पहले से वो पता नहीं है, तो हाँ x माने x में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है। 10 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। तो x प्लस 10 बराबर 20 कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन में x माइनस 10 बराबर 20 है, दूसरा ऑप्शन में x प्लस 10 बराबर 20 है, तीसरा ऑप्शन में 10x माइनस 20 है, और चौथा ऑप्शन में x बटा 10 बराबर 20 है। तो हमारा सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन में x प्लस 10 बराबर 20 है, तो x प्लस 10 बराबर क्या? 20, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 153 नंबर का सवाल क्या कहता है गणित का? किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल क्या होता है? तो किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की किसी चतुर्भुज के चारों कोनों के योग का जो किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल क्या होता है? यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है यहाँ पूछा गया है। तो इसका कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी कोनों का योग निकालने का एक आसान ट्रिक है। कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी कोनों का योग निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि वो जो बहुभुज जितना कोण होता है बहुभुज में, उसमें से क्या करना है? बहुभुज में जितना कोण होगा उसमें से 2 घटाना है। 2 घटाना, जैसे चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज में पूछा गया है कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो 4 भुजा होता है तो 4 कोण भी उसके बनेंगे। पंचभुज होगा तो 5 भुजा होगा और उसको 5 भी कोण होगा। कोई भी ऐसे बहुभुज हो, अब बहुभुज के सभी कोणों का योग अगर पूछे तो बहुत आसान है कि जितना भुजा होता है उतना कोण भी बनेगा। तो क्या करना है? जितना भुजा होगा और जितने कोण होंगे, कोई भी बहुभुज का पूछे अगर सभी कोणों का योग, तो क्या करना है? जितना कोण या भुजा होता है बहुभुज का, उसमें से भुजा और कोण बराबर होंगे। तो यहाँ जैसे चतुर्भुज में जैसे बोला गया है 4 भुजा होगा, 4 कोण भी होंगे, तो इसमें से क्या करना है? 2 को घटाना है। 2 घटाना है क्योंकि चतुर्भुज 4 भुजा जितने होंगे उतना कोण भी होगा। तो 4 में 2 घटाएंगे, 4 घटाओ 2 करना है, सभी में यही फॉर्मूला यूज करना है। तो 4 घटाओ 2 और गुना 180 करना है। तो इसे 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 को गुना करेंगे 180 से, तो हो जाएगा 180 दूना क्या होगा? 360, यानी 360 डिग्री होता है कोई भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। चतुर्भुज में आपका वर्ग आयत सभी चतुर्भुज जिसके 4 भुजा होता है वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। तो 360 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज का अगर पूछा जाता तो त्रिभुज में होता है 3 भुजा होता है, तो 3 में 2 घटाते, 3 घटाओ 2 गुना 180 करते हैं। तो 3 में जब 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में गुना करेंगे 180 को, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। उसे पंचभुज बोले, चाहे सप्तभुज बोले, चाहे अष्टभुज बोले, चाहे नवभुज बोले, चाहे 10 भुज बोले, कोई भी बहुभुज के सभी कोणों का योग अगर पूछे
तो अगर 10 भुज का पूछता होने से क्या करते हैं, होने से 10 घटाओ क्या करते हैं, यही फार्मूला अपनाते हैं, 10 घटाओ 2 गुना 180 करते हैं। और 10 में जब 2 घटाते तो 8 होता है, 8 में गुना करते हैं 18 को, 18 नहीं 180 से 8 को, तो 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, और एक जीरो लगे 1440 डिग्री होता है। इस प्रकार से कोई भी यानी बहुभुज के सभी कोणों का योग निकाला जा सकता है इस फार्मूला से। जितना भुजा रहेगा बहुभुज का उसमें से 2 घटाना है, गुना 180 करना है। तो ये हमारा सही पहला ऑप्शन में दिया है 90 डिग्री, दूसरा में 180 डिग्री दिया, तीसरा में 360 डिग्री, चौथा ऑप्शन में 720 डिग्री दिया है। तो ये 360 डिग्री क्या होगा, सही होगा, यानी किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, 154 नंबर सवाल देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बोला गया है। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने का कोण क्या होता है, समांतर होता है। इस टाइप का होता है समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने का आमने सामने की भुजाएं जिस चतुर्भुज की क्या हो, बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने मतलब मुहामुही वाला भुजा जिसका बराबर होगा, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर, आमने सामने की भुजाएं जिसके क्या हो, बराबर हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं जिसके समांतर हो, समांतर भुज चतुर्भुज कहलाता है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर रहने से क्या होता है, आमने सामने सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख कोण मतलब मुहामुही वाला कोण सब क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण इसीलिए क्या होते हैं, समान होते हैं, समान। 155 नंबर का सवाल देखिए, 155 से 161 नंबर में क्या है, दंड आलेख दिया हुआ है। क्या बोला गया, 155 से 160 निम्न दंड आलेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ दंड आलेख से प्रश्न पूछे गए हैं, तो दंड आलेख में देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ दिया है देखिए, रुपये में व्यय इधर बाएं साइड दिया हुआ है, यानी वाई अक्ष में रुपये में व्यय, एक्स अक्ष में दिया है क्या, नौकर का वेतन। नौकर का वेतन का यहाँ मतलब खर्च दिया हुआ, परिवहन में खर्च, किराए में खर्च, भोजन में, फीस में और मनोरंजन में खर्च दिया हुआ है। नौकर का वेतन, परिवहन में खर्च, किराए में खर्च, भोजन में खर्च, फीस में खर्च, मनोरंजन में क्या खर्च दिया हुआ है। और यहाँ व्यय जो है रुपया में है, रुपया में व्यय है और 1000 रुपया में दिया हुआ है। और यहाँ पर 1 स्केल बराबर दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है, 1000 रुपया खर्च, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपया। तो यहाँ देखिए, अब सवाल में आते हैं कि और सीधे 155 नंबर का होता है, किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ देखना पड़ेगा, देखिए जिसका सबसे ऊंचा गया है वो उसमें से सबसे ज़्यादा क्या हुआ, व्यय हुआ है। तो यहाँ परिवहन में देखा जाए सबसे ज़्यादा क्या ऊंचा गया है ग्राफ, तो ये परिवहन में क्या सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है परिवहन में। तो यहाँ पहला ऑप्शन परिवहन, दूसरा किराया, तीसरा फीस है, चौथा नौकर का वेतन है। तो नौकर का वेतन देखिए तो इतना तो ग्राफ ऊंचा गया है, तो जैसे सबसे ऊंचा गया है जो ग्राफ में वो सबसे ज़्यादा क्या व्यय को दर्शाया गया है। तो नौकर का वेतन में देखिए छोटा सा क्या है, ऊंचाई है, तो ये नहीं होगा। परिवहन में सबसे ज़्यादा क्या ऊंचा है, बाकी सब देखिएगा तो उससे नीचे है। तो परिवहन में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, व्यय हुआ है। तो पहला ऑप्शन में परिवहन, दूसरा में किराया, तीसरा में फीस, चौथा में नौकर का वेतन है, तो ये क्या होगा, परिवहन होगा। अगला देखिए, किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ। न्यूनतम व्यय किस में हुआ, नौकर का वेतन, भोजन, किराया, परिवहन। तो यहाँ अगर देखिएगा तो सबसे ऊंचा ग्राफ किस में गया है, सबसे कम नीचा ग्राफ किस में गया है देखिए। तो नौकर का वेतन, परिवहन, किराया, भोजन, फीस, मनोरंजन, सभी का ये सब ऊंचा ग्राफ है। सबसे नीचा जो निम्न ग्राफ है वो क्या है, नौकर का वेतन है, इसीलिए नौकर का क्या होगा, वेतन होगा इसका सही जवाब। किसी मद पर न्यूनतम व्यय हुआ, नौकर का वेतन पहला ऑप्शन में दिया है, दूसरा में भोजन, तीसरा में किराया, चौथा परिवहन दिया है, तो नौकर का क्या होगा, वेतन होगा। अगला 157 नंबर का सवाल कहता है, खाना पर कितना व्यय हुआ है। तो खाना पर कितना व्यय हुआ, अब तो खाना पर देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे, नौकर का वेतन, परिवहन, किराया, भोजन, फीस, मनोरंजन। तो ये भोजन ही क्या होगा, खाना होगा। तो भोजन में देखिए यहाँ पर ग्राफ कितना ऊंचा गया है, 5 के बराबर में गया है, 5। और यहाँ पर जो स्केल प्रत्येक सेंटीमीटर दिया हुआ 1000 में दिया है, 1 सेंटीमीटर और 1000 रुपया। तो इसलिए 5 पर चढ़ा है ग्राफ। तो 5 भोजन पर 5 के ऊंचाई पर है, 5 के बराबर में, तो इसीलिए 5000 हो जाएगा। खाना पर कितना व्यय हुआ, 1000, 2000, 3000, 5000। तो ये 5000 सही होगा, 5000 होगा। आगे सवाल को देखते हैं, परिवहन तथा किराया में व्यय कितना,
परिवहन तथा किराया में व्यय में कितना अंतर है? तो देखते हैं परिवहन में और व्यय में, परिवहन और व्यय में, परिवहन और व्यय में, परिवहन और व्यय में देखते हैं, परिवहन और व्यय में। परिवहन में देखिए यहाँ पर ग्राफ कितना ऊंचा तक गया है, 6 के बराबर में गया है। यानी परिवहन में कितना, 6,000 रुपया क्या होता है, खर्च होता है, व्यय होता है 6,000, परिवहन में 6,000। और परिवहन और किस में बोला गया है, किराया में। किराया में अगर देखा जाए तो यहाँ 4 में देखिए, 4 के बराबर में अगर आप ऊंचा गया है तो 4,000, 6,000 में 4,000 घटा देंगे तो 6,000 में 4,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया दोनों में अंतर है, परिवहन और किराया में अंतर, तो 2,000 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में 1,000, दूसरा ऑप्शन में 2,000 और तीसरा में 3,000, चौथा में 4,000 है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 2,000 रुपया। अब देखिए 169 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 5,000 रुपया खर्च किया गया किसमें, किराया पर, भोजन पर, फीस पर, मनोरंजन पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं दंड आलेख को, हम लोग दंड आलेख को देख लेते हैं कि 5,000 रुपया किस में खर्च हुआ है। तो देखिए नौकर में, नौकर का वेतन में 1,000 रुपया हुआ, परिवहन में कितना हुआ, 6,000 रुपया, किराया में कितना हुआ, 4,000 रुपया, भोजन में कितना हुआ है, 5,000 रुपये। तो मिल गया हमको 5,000 रुपया। यानी 5,000 रुपये किस में खर्च हुआ बोला गया, तो भोजन में। और बाकी अगर देखिएगा तो फीस में देखिए 2,000 रुपया हुआ है, 3,000 रुपया हुआ आपका मनोरंजन में, तो 5,000 रुपया मिल गया किस में हुआ है, भोजन में। तो भोजन, पहला ऑप्शन में किराया है, दूसरा में भोजन है, तीसरा फीस पर है, चौथा मनोरंजन। तो भोजन पर 5,000 रुपया खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर, 6,000 रुपया खर्च किया गया किसमें, फीस पर, किराया पर, परिवहन पर, भोजन पर। तो 6,000 रुपया यहाँ देख लेते हैं ग्राफ में, 6,000 रुपया किस पर खर्च हुआ है। तो यहाँ देखिएगा तो नौकर में तो हो गया 1,000, परिवहन में 6,000, तो 6,000 रुपये ही पूछा गया है। इससे ऊंचा और ऊंचाई में और नहीं है, मतलब ग्राफ में ऊंचाई इससे नहीं है, तो 6,000 रुपया सबसे ऊंचाई पर है। 6,000 रुपये सबसे ज़्यादा खर्च भी हो चुका है परिवहन में, तो परिवहन में 6,000 रुपये खर्च हुआ है। तो इसका उत्तर जो होगा परिवहन होगा। पहला है फीस पर, दूसरा है किराए पर, तीसरा परिवहन पर, चौथा है भोजन पर। तो परिवहन इसका सही जवाब होगा, परिवहन पर 6,000 रुपया। कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया, कुल मिलाकर पूछा गया है, कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर यहाँ देखते हैं, देखिए जोड़ते हैं मौखिक रूप से। देखिए यहाँ पर नौकर का वेतन में कितना हुआ, 1,000 रुपया, परिवहन में 6,000 हुआ, तो 1,000 और 6,000 7,000 हुआ। फिर किराया पर 4,000, 7 4 11,000 हुआ। फिर भोजन पर 5,000 हुआ, 11 और 5 16,000 हुआ। और फिर 2,000 रुपये फीस पर, 16 और 2 18,000 हुआ। फिर मनोरंजन पर 3,000, 18 और 3 कितना, 21,000। यानी कुल मिलाकर 21,000 रुपये खर्चा हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया, 21,000, 18,000, 15,000, 20,000। तो 21,000 हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कौन सा इनमें से चारों में से पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इसका 7 दिख रहा है, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 2 3 7 8 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका 7 है, इसका 8 है, इसका देखिए 3 है, तो ये तीनों कभी तो होगा ही नहीं। कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक पर यदि 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, 625। ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 का वर्ग 600 क्या होता है, 25 होता है, बाकी सब वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो पहला ऑप्शन में 141। देखिए घन किसे कहते हैं, कोई भी संख्या को आपस में, कोई भी संख्या हो उसे आपस में 3 बार गुना करके जो गुणनफल आता है उसे घन कहते हैं। और वर्ग कहते हैं कोई भी संख्या को 2 बार, उसी संख्या से 2 बार गुना करके जो गुणनफल आता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग। तो यहाँ घन के बारे में पूछा गया तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो 141, 141 देखिए नहीं है। 294 किसी का घन नहीं होता, 216, 400 कितना 96 है। तो ये 216 जो है क्या है, पूर्ण घन संख्या है। किसका घन होता है, तो आपका 6 का होता है, 6 का 216 होता है, तो 6 का क्या है घन संख्या 216, ये 216 हो जाएगा। अनुपात 4:25 का प्रतिशत में बदलने पर होगा, प्रतिशत में बदल लेंगे 4:25 को, तो प्रतिशत बदलने पर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, बदलते हैं प्रतिशत में। 4 बटा कितना है, 25 है ना, तो 4/25 है। तो अनुपात में उसको बट्टा रूप में 4 बट्टा, हम 4:25 को 4/25 लिख सकते हैं। बदलना है प्रतिशत में, तो देखिए भिन्न के रूप में आ गया। जब 4:25 था उसको हम बट्टा में लाए तो 4/25 एक भिन्न के रूप में आ गया। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से गुना कर रहे होंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, तो काटा काटी करके कितना है, 4 चौके बराबर 16%। यानी 16% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन में 8%, दूसरा में 4%, तीसरा में 16%, चौथा में 25%। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 16%।
और देखते हैं, देखिए आगे 165 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान क्या होगा जब x बराबर 1 हो। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना। तो क्या है समीकरण जो है एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2x प्लस क्या 1 है। तो यहाँ हमें x की जगह 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 होगा प्लस 1 होगा। हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2 इंटू 1 2a होगा प्लस 1। तो अब एक जात का संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस 1 और प्लस 1 जोड़ेगा तो क्या होगा, 2 होगा प्लस में और माइनस में 2। तो प्लस में 2 और माइनस में 2 क्या होगा, सेम संख्या प्लस में और माइनस में रहेगा तो उसका मान जो होगा वो 0 होगा। हल करके 0 होगा, यानी 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में -2 है, चौथा में 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। समीकरण को हल करके 0 मान आएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा बोला है, और x बराबर 1 y बराबर 2 रखना है। तो कुछ नहीं करना है, जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें जहाँ जितना रखने के लिए बोला गया, x का मान 1 रखने के लिए कहा गया है तो 1 रख देना है। एक x का मान 1 का स्क्वायर प्लस y बराबर 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। तो 1 और 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, यानी जोड़ने से। तो जो फुल इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 4 है, चौथा में 5 है, तो चौथा ऑप्शन वाला सही होगा, 5 होगा। निम्न आकार का नाम लिखिए, यहाँ आकृति दिया हुआ है उसका नाम बताना है। यहाँ पर देखिए आकृति दिया है, ये किसका आकृति है बोला गया है। तो ये जो आकृति दिख रहा है किसका है, ऐसा रहता तो त्रिभुज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर एक क्या है, वृत्ताकार है। तो ये जो आकृति है क्या, अब गोलक है पूछा है आपसे, बेलन है, शंकु है, त्रिभुज है, तो क्या है इनमें से। तो ये शंकु है, शंकु वाला आकृति है तो शंकु हो जाएगा। निम्न आकार का नाम क्या है, नाम है, निम्न आकार का नाम है, तो इसका नाम क्या है, जो आकृति दिया है उसका नाम पूछा गया है। ये इसका नाम पूछा गया, तो पहला है शंकु, दूसरा है गोलक, तीसरा में बोला गया कि घनाभ है, तीसरा में बेलन है। तो ये क्या है, बेलनाकार क्या है, आकृति है, बेलनाकार आकृति, तो ये बेलन होगा इसका जवाब। और अगला फिर अगला क्वेश्चन 169 नंबर में, किसी त्रिभुज जिसके आधार बी तथा शीर्षलंब एच है, शीर्षलंब माने ऊंचाई, किसी त्रिभुज के आधार बी तथा शीर्षलंब एच है का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बी एच, दूसरा नंबर केवल बी एच है, तीसरा नंबर 1/3 बी एच और चौथा नंबर 1/4 बी एच। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। शीर्ष लंबी क्या होगा, ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी 1/2 वी इंटू एच होगा, यही क्या होगा, सही होगा। चलिए फिर देखते हैं सवाल को। यहाँ 170 नंबर का सवाल कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पहला ऑप्शन में 1/2 पाई आर स्क्वायर दिया है, और दूसरा ऑप्शन में दिया आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन पाई आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन में 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखिए घातांक से सवाल पूछे गए, a का पावर m बट्टा b का पावर m के बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो घातांक का नियम में यदि कोई भी दो संख्या है जिसका पावर क्या बराबर है और भाग के रूप में और पावर बराबर हो, तो क्या होता है, वो बट्टा के रूप में ज्यों का त्यों रहता है संख्या, और उसका पावर एक जैसा पावर रहने से दोनों का क्या होता है, होल पावर भी लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में है, अलग अलग पावर है। मान लीजिए कि 2 का पावर कोई संख्या, उसका पावर 2 का पावर 3 है, 3 का पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 का होल पावर क्या 3 भी लिखा जा सकता है। माना कि ए और बी की जगह मान लीजिए ए की जगह 2 है और बी की जगह 3 है, और उसका पावर दोनों का पावर क्या है, 3 है। तो हम इसको 2/3 का पावर होल पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये घातांक का नियम कहता है। तो इसलिए a/b का पावर क्या होगा, m, पूरा का होल पावर दोनों का पावर क्या होगा, a/b का पावर क्या होगा, m होगा। यही पहला ऑप्शन ही सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए b/a तो होगा नहीं, तो b/a का पावर m, फिर a का पावर m बटा b का पावर a पावर m बटा b उसका पावर होल m, फिर a/b का पावर m उसका होल पावर m। तो इसका सही जवाब जो होगा यही होगा, a/b का पावर a/b का होल पावर m होगा। यहाँ 10⁻1 बराबर है, 10⁻1 का मान बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए
इसका मान देखिए, तो घात में कभी भी माइनस में घात नहीं होता है, तो इसको हटाएंगे, माइनस ऋणात्मक घात को हटाएंगे तो क्या होगा, ये जितना घात है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऋणात्मक घात दिख रहा है वो धनात्मक होगा। एक बटा क्या होगा 10, 1/10 का पावर 1, तो 1/10 से होगा, 1/10 होगा, 10 का पावर इनवर्स मतलब घटा में 1, उसका मान कितना होगा, तो 1 बटा क्या होगा 10 होगा। पहला ऑप्शन में 10 दिया, दूसरा -1 दिया, तीसरा में 1/10 दिया है, चौथा में -1/10 दिया है, तो 1 बटा क्या होगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है। एक घोड़ा जो है 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, तो वह 9 दिनों में कितना खाएगा, 9 दिन अगर खाएगा तो कितना खाएगा। तो एक ही नियम वाला सवाल है कि 12 दिनों में 18 किलोग्राम खाता है, तो चूंकि जो घोड़ा है, एक घोड़ा है, वो 12 दिन में 18 किलोग्राम क्या करता है, मक्का खाता है। 12 दिन में 18 किलोग्राम खाता है मक्का 12 दिन में, तो 9 दिन में कितना खाएगा। तो उस एक नियम वाला सवाल पहले एक दिन का निकालना पड़ता है। एक दिन में वो कितना खाएगा घोड़ा, तो 18/12 किलोग्राम खाएगा, इसीलिए कितना दिन में बोला गया, 9 दिन में। तो 9 दिन में कितना खाएगा, तो 9 दिन में निकालना है, तो हो जाएगा आपका 18/12 गुना क्या होगा 9, काटा काटी कर देंगे, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 कितना होगा 18, तो ऊपर में कितना आ गया 9 तिया 27, और 27 बटा क्या 2, 27 बटा 2, 2 से भाग देंगे 27 को, तो साढ़े क्या होगा 13, 13 कितना होगा 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 13.5 है देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन 12 किलोग्राम, दूसरा में 13 किलोग्राम, चौथा में 14 किलोग्राम, तीसरा में नहीं, पहला ऑप्शन में 12 किलोग्राम, दूसरा में 13 किलोग्राम, तीसरा में 14 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन में 13.5 किलोग्राम, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता हो, तो एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को बाद में यदि घुमा दिया देता है दूसरा लाइन में, तो उसको सीधा करके लिखना पड़ता है, तो यहाँ घुमाया है। एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, और यानी समय पहले दिया है, उसके बाद दूरी दिया हुआ है कितना वो दौड़ता है, उसके बाद में बाद वाला लाइन में क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया, वो है 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर दूरी दे दिया और समय पूछ दिया, और पहले दिया हुआ तो पहले के लाइन में समय दिया था, और दूरी मतलब समय पहले दिया था, उसके बाद दूरी दिया हुआ था। तो इसी प्रकार से हमको पूछना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ रहना चाहिए क्या समय, उसके बाद हमको दूरी पूछना चाहिए, लेकिन दूरी दिया हुआ और समय पूछा, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। तो घुमा दिया है, तो क्वेश्चन जो पहला लाइन में जो है उसको हम घुमा के लिखेंगे। 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, उसको हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 मिनट लगता है कि एक लड़का को, तो यानी हम लिखेंगे 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 मिनट का समय लगता है, तब जाके क्वेश्चन तो क्या होगा सीधा होगा। तो 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 मिनट लगता है, और यहाँ मीटर में समय है, तो हम भी क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो यानी लिखेंगे क्या 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर दौड़ने में 10 मिनट लगता है, तो 10 लिखेंगे, ये 10 मिनट समय हो गया 1000 मीटर दौड़ने में, चूँकि तो एक, इसलिए 1 मीटर दौड़ने में, 1 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, 10 बटा कितना 1000, 10 बटा 1000 मिनट समय लगेगा। अब इसीलिए 600 मीटर दौड़ने में कितना मिनट लगेगा बोला, तो 600 मीटर दौड़ने में, तो 1 मीटर दौड़ने में 10 बटा 1000 मिनट समय लगता है, 10 बटा 1000 मिनट समय लगता है, तो 600 मीटर दौड़ने में 10 बटा 1000 गुना हो जाएगा 600। अब काटा काटी कर देना है, 2 0 के साथ क्या होगा कटेगा, और 10 और 10 क्या होगा कटेगा, 10 और 10, तो बचेगा क्या 6, काटा काटी करके कितना बचेगा 6। तो पहला ऑप्शन में 2 मिनट है, दूसरा में 3 मिनट है, चौथा ऑप्शन में 4 मिनट है, चौथा ऑप्शन में 6 मिनट है, तो 6 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 मिनट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं p का पावर 3 और q का पावर 4 तथा p का पावर 4 और q पावर 3 के सार्वगुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एक जैसा गुणनखंड, कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एक जैसे गुणनखंड को सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो p का पावर 3 और q का पावर क्या है 4 है, और एक है p का पावर 4 और q का पावर क्या 3 है। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा, दोनों कोई संख्या का क्या गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है, p का पावर 3, दोनों संख्याओं में p का पावर 3 और q का पावर 3 मिल रहा है। फिर नहीं नहीं नहीं, p का पावर 3 और q का पावर 4 है, और अगला में p का पावर 4 और q का पावर 3 है। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो सार्वगुणनखंड अगर देखा जाए तो p का पावर 4 और p का पावर 3 है,
फिर क्यू का पावर 4 और क्यू का पावर 3 है, तो सार्व गुणनखंड एक जैसा गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पी जो है 3 ठो है ना, पी 4 ठो है, तो कम से कम कितना पी मिलेगा, दोनों में 3 ठो तो पी मिलेगा ना, 4 ठो पी है तो 3 ठो पी मिलेगा, यानी पी का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ क्यू का पावर 4 और क्यू का पावर 3 है, क्यू का पावर यहाँ क्या होगा 3 होगा, कम से कम क्यू 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, तो कम से कम 3 ठो पी क्यू जो है 3 ठो क्यू मिलेगा, यानी पी का पावर 3 और क्यू का पावर 3 क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन है पी का पावर 4 और क्यू का पावर 4 है, दूसरा ऑप्शन है पी का पावर 4 और क्यू का पावर 3 है, तीसरा ऑप्शन है पी का पावर 3 क्यू का पावर 3 है, चौथा ऑप्शन है पी का पावर 3 क्यू का पावर 4 है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पी का पावर 3 और क्यू का पावर 3 सार्वगुणनखंड होगा दोनों संख्याओं का। आगे देखते हैं हम लोग सवाल 176 से 180 नंबर का सवाल में देखिए आते हैं, और निम्न वृत्त आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है पाई चार्ट, दिया है वृत्त वाला, दिया है वृत्त वाला, निम्न वृत्त आरेख दिया है, जैसे दंडारेख दिया हुआ था तो उस प्रकार वृत्त आरेख से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वृत्त आरेख दिया है, वृत्त के अंदर देखिए दर्शाया गया है और कोई आंकड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या संबंधित प्रश्न, निम्न वृत्त आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। तो वृत्त आरेख में क्या क्या दर्शाया गया है, देखिए यहाँ देखिए खाना में खर्चा होता है 150 डिग्री न, क्या है एक डिग्री जैसा चिन्ह है 50, खाना में 150 चलिए, अच्छा 50 हाँ डिग्री, अच्छा डिग्री है इतना से इतना डिग्री तक 150 डिग्री है, एंगल है 150 डिग्री। अच्छा बचत होता है कितना 35 डिग्री, और मकान किराया 76 डिग्री, यानी किसी व्यक्ति का हो सकता है क्या, ये खर्च को दर्शाया गया है। 75 डिग्री मकान किराया में देना पड़ता है, उससे शिक्षा में 30% क्या होता है उसका खर्च होता है, व्यय होता है। फिर कपड़ा में 70% होता है, और खाना में भोजन में 150 डिग्री मतलब इतना तो खर्च होता है। तो अब देखिए समझ में आ गया ये क्या वृत्त आरेख। अब यहाँ सवाल क्या है, देखिए वृत्त आरेख से तो किस मत पर अधिकतम व्यय हुआ। तो देखिए जिस क्षेत्रफल को देखना है, क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा यहाँ पर है, तो किस मत पर ज़्यादा खर्च हुआ, तो किस मत पर ज़्यादा खर्च हुआ, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर दिखा क्षेत्र किस में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, खाना में, यानी खाना में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है खर्च हुआ है, खाना में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ। तो किस मत पर अधिकतम व्यय हुआ, तो खाना, कपड़े, मकान किराया, शिक्षा। तो खाना में सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है देखिए 150 डिग्री, पूरा वृत्त जो होता है पूरा एक चक्कर 360 डिग्री होता है, उसमें से 150 डिग्री एरिया को क्या किया है घेरा है, 150 डिग्री एंगल कर देखिए इसका क्षेत्र भी। तो ये खाना में सबसे ज़्यादा क्या हुआ खर्च हुआ है। उसके बाद दूसरा एक किस मत पर सबसे कम व्यय हुआ, तो सबसे कम किस में व्यय हुआ बोला है खर्चा हुआ। तो यहाँ देखिए जिसका क्षेत्रफल कम है, कम डिग्री का एंगल बना है, तो 30 डिग्री शिक्षा पर, तो शिक्षा पर सबसे क्या हुआ है कम डिग्री, शिक्षा पर 30 डिग्री, मकान किराए पर 75 डिग्री, बचत में 35 डिग्री, और खाना में 150 डिग्री, कपड़ा में 70 डिग्री। तो ये देखिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री सबसे मतलब कम हुआ किसमें शिक्षा में। तो किस मत पर सबसे कम व्यय हुआ, तो शिक्षा पर, पहला शिक्षा, दूसरा मकान किराया, तीसरा खाना है, चौथा कपड़े है। तो शिक्षा पर हमको दिख रहा है सबसे क्या कम खर्चा, क्योंकि एंगल जो है वह सबसे कम है, 30 डिग्री का एंगल बना है। यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कितना बचत हुआ। तो यहाँ पर वृत्त आरेख को देखते हैं, देखिए यहाँ पर परिवार का यहाँ सभी खर्च दिया हुआ है, तो कुल बजट अगर कितना 10,800 रुपये कुल बजट है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बचत कितना का हुआ। तो यहाँ देखिए ये बचत है 32 कितना, कुल एंगल अगर देखा जाए वृत्त आरेख का तो कुल एंगल 360 डिग्री होता है, उसमें से 35 डिग्री के बराबर क्या हुआ है बचत हुआ है। तो 35 डिग्री बचत हुआ है 360 डिग्री में से। तो हमें बचत रुपया में कितना होगा पूछा गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सवाल कैसे हल होगा, कैसे बनाएंगे। तो 10,800 रुपया कुल बजट है, तो 10,800 होगा, और 10,800 रुपया एंगल के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरा एक चक्कर में कितना होता है 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री है 10,800 रुपया, ये पूरा है आपका बजट 360 डिग्री रुपया में 10,800 रुपया हमें बचत का पूछा है। तो बचत अगर देखा जाए तो 35 डिग्री के बराबर क्या किया जा रहा है बचत किया जा रहा है 35 डिग्री एंगल, तो गुना 35 होगा, 0 0 क्या होगा 1 0 कटेगा, 9 से कटेगा, ये 9 चौके 36 होगा, और फिर 9 से कटेंगे 1080 को, 9 1 9 9 2 18 एक 0 होगा। फिर यहाँ जो है 4 से 120 कटेगा, 4 1 4 और 4 3 12 एक 0 लगेगा। तो हमको इंटू कर देना आप
30 × 35, 30 × 35। तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा, तो 0 गुना होगा 35 तो पूरी 0 होगा। 3 से 35 को गुना करेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 1000 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 1050 कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में 1050, दूसरा में 1000, तीसरा में 950 और चौथा में 1200 रुपया। तो 1050 रुपये पहला ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही होगा हमारा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कपड़े तथा शिक्षा में खर्च कितना अंतर है। कपड़ा और शिक्षा में खर्च का अंतर, तो कुल जो है परिवार का बजट 10,000 कितना है, 800 रुपया है। और ये एंगल के हिसाब से 300 कितना 60 डिग्री है। और कपड़ा और हमको देखना पड़ेगा शिक्षा में खर्च का अंतर पूछा, तो कपड़ा और शिक्षा देखते हैं। कपड़ा में खर्च कितना डिग्री हो रहा है, तो कपड़ा में 70 डिग्री, और कपड़ा में 70 डिग्री, और शिक्षा में देखिए कपड़ा में 70 डिग्री के बराबर क्या हो रहा है, आपका खर्च हो रहा है। और शिक्षा में 30 डिग्री, तो 70 और में 30 घटाएंगे, दोनों का अंतर पूछा है, तो 70 में 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। तो यहाँ 40 डिग्री का मान निकालना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 40 गुना 40 हो जाएगा। 1 0 0 के साथ कटेगा, फिर ये 9 से फिर कटेगा, 9 चौके 36 होगा, और 9 1 का 9 होगा यहाँ पर, इधर एक जगह 9 दूना 18 होगा, और एक तो 0 लगेगा। फिर 4 से कटेगा, ये वाला 40 भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो एक तो कोई काटते हैं किसी को, 4 1 4, 4 1 4, एक तो शून्य लगेगा, पूरा पूरी कट गया। तो ऊपर बचा 120 × 10, तो 120 × 10, 12 का कितना होगा, 12 और 2 शून्य लगेगा, यानी 1200 रुपया। 1200 रुपया क्या होता है, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कपड़े तथा शिक्षा के खर्च में कितना का अंतर है, तो 1200 रुपये का अंतर है। तो 1200 रुपये पहला ऑप्शन में 1200, दूसरा में 1000 रुपये, तीसरा में 800 रुपये, चौथा में 1500 रुपये दिया है, तो 1200 रुपये का अंतर होगा। यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो खाना तथा शिक्षा में खर्च का योग कितना होगा। खाना और शिक्षा में खर्च कितना होगा, तो 10,800 रुपये कुल परिवार का बजट है, कुल आमदनी है परिवार का, किसी परिवार का 10,800 रुपया। और ये 360 डिग्री के बराबर एंगल में 360 डिग्री कोण 10,800 रुपया होगा। पूरा एक चक्कर, पूरा ठो जितना है खर्च दिया हुआ सभी क्या है, किसी परिवार का आमदनी है। तो इंटू यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, खाना तथा शिक्षा में खर्च का योग। तो खाना में देखते हैं कितना खर्च हो रहा है, खाना में खर्च कितना हो रहा है देखते हैं। तो खाना में अगर देखा जाए तो खर्च कितना, 150 डिग्री देखिए खाना में, और खाना और शिक्षा में बोला तो 150 डिग्री, और इधर 30 डिग्री शिक्षा में, ये वाला 30 डिग्री देखिए शिक्षा में खर्च हो रहा है, और खाना में यहाँ 150 डिग्री। तो 150 डिग्री और 30 डिग्री देखा जाए तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का हम 180 डिग्री में गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 कटेगा, फिर 18 1 18, 18 दूना 36, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 चौके 8, यहाँ 2 0 लगेगा। तो आपका हो गया 5,000 कितना रुपये, 400 रुपया। तो पहला ऑप्शन में 5,000 रुपये, दूसरा में 8,000 रुपये, तीसरा में 5,400 रुपये, चौथा में 6,000 रुपये। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5,400 रुपये दोनों में खर्च होता है। आपका खाना तथा शिक्षा में खर्च होता है, यानी किसी परिवार कुल आमदनी 10,800 रुपये में से 5,400 रुपये आपका दोनों में खर्चा होता है, खाना में और शिक्षा में 5,400 रुपये। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर वीडियो पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सबको जोहार।